माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के 8th ए पेपर की यूनिट 2 का टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में से प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड के बारे में बताऊंगी। पिछली बार भी मैंने काफ़ी सारा बताया था प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, उसका प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में बताया था, और ये बताया था कि हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स का जो प्रोटेक्शन है वो एसाइक्लिक एंड साइक्लिक, एसिटल और कीटल के फॉर्म में हम कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड है उसका प्रोटेक्शन अगर हम साइक्लिक, एसिटल और कीटल फॉर्म में करते हैं तो हमें किस तरह की मैकेनिज्म होती है ये देखते हैं हम। यहाँ पर ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये H+ आयन की प्रेजेंस में, चूँकि ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन पे आके अटैच हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को, और इसके कारण स्ट्रक्चर सेकेंड बन जाएगा, ऑक्सीजन पे आ जाएगा प्लस चार्ज। अब चूँकि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पर और इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब जब हम इसकी रिएक्शन इथेन 1,2 डायोल के साथ कराते हैं तो ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन एटम पर, और हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होता है ये वाला, जिसमें कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज है इस OH वाले ऑक्सीजन पर, क्योंकि इसने अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किए इस कार्बन एटम को और सिंगल बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया है। अब चूँकि ये जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, तो हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, और ये जो ऑक्सीजन है जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था वो न्यूट्रल हो जाएगा। साथ ही साथ क्या होगा कि यहाँ से OH जो है वो OH- के रूप में बाहर निकलेगा, यानी कि ये वाला जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाएगा, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। यहाँ से H एज H+ फॉर्म में बाहर निकला है, यहाँ से OH एज ए OH- के फॉर्म में बाहर निकला है, तो H और OH मिलकर वाटर का मॉलिक्यूल बना लेंगे, तो हम यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें नेक्स्ट स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी ये वाली स्ट्रक्चर। अब जो 1,2 डायोल का सेकेंड OH एटम है जिसपर कि ऑक्सीजन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक करेगा ये वाला OH का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन एटम पर, और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर प्लस था वो न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, और O ने चूँकि अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। अब चूँकि ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, O+ के पास में हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन को, और ये ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा और हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगी, ये जिसको हम बोलेंगे डाईऑक्जेलेन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल के लिए हम बता सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड है जिसमें 2 ग्रुप लगे हैं, एक है C डबल बॉन्ड O, दूसरा C डबल बॉन्ड O OET। अब इसमें ये ग्रुप जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप मोर रिएक्टिव है और ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप लेस रिएक्टिव। तो अगर हम किसी भी रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो रिएक्ट करेगा, वो क्योंकि बहुत अधिक रिएक्टिव है इसकी तुलना में, तो रिएक्शन के बाद हमें जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इस तरह से प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए इस कंपाउंड की अगर हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एसिड रिएक्शन कराते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में ये प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट ना करे, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करे, तो हमें क्या करना होगा कि इस जो मोर रिएक्टिव कार्बोनाइल ग्रुप है इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोटेक्ट करके फिर हमें रिएक्शन करनी पड़ेगी, तभी ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट कर सकेगा। तो देखते हैं हम प्रोटेक्शन किस प्रकार से करते हैं। प्रोटेक्शन के लिए जैसे ये जो कंपाउंड लिया गया है जिसमें कि 2 रिएक्टिंग ग्रुप है,
ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, तो हम क्या करेंगे, इस मोर रिएक्टिव ग्रुप को प्रोटेक्शन करेंगे इथेन 1,2 डायोल के द्वारा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और हमें स्ट्रक्चर ये प्राप्त होगा, जिसमें कि यहाँ जो कार्बोनाइल ग्रुप था वो प्रोटेक्ट हो गया। अब हम रिएक्शन करवा सकते हैं अपने इच्छित कंपाउंड से, जैसे कि यहाँ पे PHMgBr के साथ कराया था, उसके साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो पीएच पे नेगेटिव आएगा, Mg पे पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर कार्बन से अधिक ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ ही ये जो OET है ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर निकल रहा है ऑक्सीजन, तो ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। तो पीएच जो जुड़ेगा वो इस पर आकर जुड़ जाएगा, किस पर, इस वाले कार्बन एटम पर, और MgBrOET बाहर निकल जाएगा, तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। अब दूसरा मॉलिक्यूल फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का रिएक्शन करेगा इस वाले कार्बन पर, क्योंकि कार्बन की तुलना में ऑक्सीजन अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे इस ऑक्सीजन एटम पर और पीएच जुड़ जाएगा इस पर। अब ये O- हो गया, O- पर MgBr जाकर जुड़ेगा, OMgBr बन जाएगा। यहाँ देखिए OMgBr बन गया और इस वाले कार्बन एटम पर फिनाइल ग्रुप आकर ऐड हो गया। अब जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इसमें से MgBrOH अलग हो जाएगा और हमें फाइनल कंपाउंड के रूप में ये प्राप्त हो जाएगा। अब हमने एक बार क्या किया, यहाँ पर प्रोटेक्शन किया है उस कार्बोनाइल ग्रुप का जो कि मोर रिएक्टिव था, उसको हमने इस फॉर्म में प्रोटेक्शन कर लिया यहाँ पर। अब जब हमारी रिएक्शन PHMgBr के 2 मॉलिक्यूल के साथ हमने करवा ली है और हम ये चाह रहे थे कि जो C डबल बॉन्ड OET के ये कार्बोनाइल ग्रुप रिएक्ट करे, इसी ने ही रिएक्ट किया है और रिएक्शन के पश्चात ये वाला फाइनल कंपाउंड हमें प्राप्त हुआ है। तो अब हमें इसमें जो हमने प्रोटेक्शन किया था कार्बोनाइल ग्रुप का उसको डीप्रोटेक्ट करना पड़ेगा और हमारा ओरिजिनल कार्बन CO ग्रुप यहाँ पर लाना होगा। तो हम देखते हैं कि डी प्रोटेक्शन हम किस प्रकार से करते हैं। डी प्रोटेक्शन करने के लिए भी हमें मीडियम एसिडिक ही चाहिए। तो यहाँ पर ये जो O है, ये जो हमारा कंपाउंड बना था प्रोटेक्शन के दौरान, इसमें ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस पर हाइड्रोजन जाके लग जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इस प्रोटॉन को और यहाँ पे बन जाएगा ये स्ट्रक्चर OH+। चूँकि अब ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर है तो क्या होगा, यहाँ से ये जो बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है इसको खींचना चाहेगा, खींचने के दौरान ये बॉन्ड टूट जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा सिंपल OH और ये वाला जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगी हमें। अब जब हम इस स्ट्रक्चर की रिएक्शन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ करवाते हैं तो वाटर का मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन पर जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर प्लस है, ऑक्सीजन से ये प्लस ऑक्सीजन जो है इस प्लस वाले कार्बन एटम पर ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें प्राप्त होगा OH2। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन हुई है, मैंने अलग से छोटे फॉर्म में इधर बता दिया। ये C+ बना था, ये जो C+ है वो ये वाला प्लस है, इस पर आकर ये OH2 ऐड हो गया, ये OH2 ऐड हो गया। अब चूंकि ये अनस्टेबल है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और ये जो OH2 था वो किस में बदल गया, यहाँ पर OH में के रूप में कन्वर्ट हो गया यहाँ पर। तो हमें इस इतने से पोर्शन की मैंने ये रिएक्शन करके इधर बताई है। तो हमें जो कंपाउंड प्राप्त होगा अब वो ये प्राप्त होगा, जिसमें कि इस वाले कार्बन एटम पर कौन आ गया, ये OH आ गया। यहाँ पर जो जहाँ प्लस था वहाँ पर OH और ऐड हो गया वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन के द्वारा। अब यहाँ पर जो है जब डी प्रोटेक्शन होगा तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस, O- बन गया, यहाँ पर C+ बन गया। तो हमें स्ट्रक्चर किस तरह से प्राप्त होगी, C+ ये वाला स्ट्रक्चर पूरा, और ये O- जो था इसमें यहाँ से जो H+ निकल के बाहर गया था ये H+ वो इस O- पर ऐड हो जाएगा और हमें ये 1,2 डायोल प्राप्त हो जाएगा, यानी OH CH2 CH2 OH। और यहाँ पर जो C+ है वो एज इट इज़, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमको एज इट इज़ यहाँ से ये पूरा की पूरा स्ट्रक्चर ये बनेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर चूँकि इस ऑक्सीजन के पास में जो कार्बन एटम है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है,
तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये यहाँ से प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, जिससे इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ देखिए -H+ प्रोटॉन निकल गया है और यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और हमें ये फाइनली डीप्रोटेक्टेड कंपाउंड हमें प्राप्त हो गया। यानी इसको हमने इस वाले कार्बोनाइल ग्रुप पर जो प्रोटेक्शन किया था, प्रोटेक्शन के दौरान प्रोटेक्ट किया था, वो अब डीप्रोटेक्ट होकर वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका है। Selectivity between two carbonyl groups is also possible. Aldehydes are protected in the presence of ketone, and for the two aldehyde protection takes place at less hindered side, assuming neither or both are conjugated. मतलब अगर दो एल्डिहाइड ग्रुप हैं तो प्रोटेक्शन उस जगह पर होगा जो कि लेस हिंडर्ड साइट होगी। इफ वन इज कॉन्जुगेटेड द अदर इज प्रोटेक्टेड काइनेटिकली। अगर हम क्लीवेज करते हैं, यहाँ पर जो हमारे साइक्लिक एसिटल कीटल बनते हैं, तो क्लीवेज करने में ईज ऑफ एसिड हाइड्रोलिसिस में क्या क्रम होता है। अगर हम कीटल लेते हैं तो कीटल में जो डाइऑक्जेन है उसकी ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस डाइऑक्जिलेन की तुलना में अधिक होती है, और एसिटल में जो डाइऑक्जिलेन है उसकी ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस डाइऑक्जेन की तुलना में अधिक होती है। तो ईज ऑफ हाइड्रोलिसिस का ये क्रम है। अब हम देखते हैं कि डाइथायोएसिटल और कीटल एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स में किस तरह से उपयोग में लाते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड की अगर हम रिएक्शन डाइथायोल अथवा थायोल के साथ करते हैं अथवा 1,3 डाइथायोल के साथ करते हैं, तो हमें यहाँ पर डाइथायोएसिटल और कीटल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे देखिए, अगर हमें एसाइक्लिक डाइथायोएसिटल बनाना है तो हम क्या करते हैं, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन थायोल के साथ करते हैं, थायोल के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे लेते हैं और हमें ये डाइथायोएसिटल हमको प्राप्त हो जाता है। इसका क्लीवेज करने के लिए हम इस डाइथायोएसिटल की रिएक्शन मर्करिक क्लोराइड की उपस्थिति में कैडमियम कार्बोनेट के साथ कराते हैं, तो हमें अपना ओरिजिनल कंपाउंड कीटोन प्राप्त हो जाता है, साथ में 2 मॉलिक्यूल थायोल के प्राप्त होते हैं। अगर हमें साइक्लिक कंपाउंड साइक्लिक एसिटल बनाना है, थायोएसिटल बनाना है, तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन 1,2 थायोल के साथ डाइथायोल के साथ करते हैं। 2 थायोल ग्रुप है इसलिए और 1,2 पोजीशन पर है, इसलिए हम कहेंगे 1,2 इथेन 1,2 डाइथायोल के साथ रिएक्शन करते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते हैं और हमें 1,2 डाइथायोलेन डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाता है। इसको क्लीवेज करने के लिए हम क्लोरोफॉर्म के द्वारा हम इसको क्लीवेज कर सकते हैं, यानी कि वापस अपना ओरिजिनल कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड को हम हेमीथायोएसिटल और कीटल के फॉर्म में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें एसाइक्लिक हेमीथायोएसिटल अथवा कीटल बनाना है तो हम कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन ट्राइमिथाइल सिलाइल एस एल्काइल रिएजेंट के साथ करते हैं, तो हमें ऑक्सी ट्राइमिथाइल सिलाइल एस एल्काइल एसिटल और कीटल प्राप्त होता है। इसको हम क्लीवेज कर सकते हैं डाइल्यूट HCl के द्वारा, तो ये वापस हमें कार्बोनाइल कंपाउंड प्राप्त हो जाता है। और अगर हमें साइक्लिक हेमीथायोएसिटल और कीटल प्राप्त करना है तो हम कीटोन की रिएक्शन हाइड्रोक्सी थायोल के साथ कराते हैं, जिससे ऑक्जाथायोलेन प्राप्त होते हैं। और क्लीवेज करने के लिए हम क्लोरामीन T यूज में लाते हैं, जिससे जो प्रोटेक्शन हुआ है कार्बोनाइल ग्रुप का वो डीप्रोटेक्ट हो जाता है और हमें ओरिजिनल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम कार्बोनाइल ग्रुप का जो प्रोटेक्शन एसाइक्लिक एसिटल कीटल के फॉर्म में कर सकते हैं, साइक्लिक एसिटल कीटल के फॉर्म में कर सकते हैं, थायोएसिटल एंड कीटल के फॉर्म में कर सकते हैं, हेमीथायोएसिटल और कीटल के फॉर्म में कर सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्म में हम कार्बोनाइल कंपाउंड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।